हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बेटा हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने वाले, हमारी चल रही थी वन शॉट लेक्चर सीरीज। तो बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम ऑलरेडी जो 3 हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो वन शॉट लेक्चर फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आप हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। चलिए, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। तो पैथोफिजियोलॉजी के सभी यूनिट्स को हम देखने वाले हैं, शॉर्ट रिवीजन हम करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम के अंदर काफी मदद करेगा आपकी, और हाई स्कोरिंग मार्क्स आपको दिलाने में मदद करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। सबसे पहले देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन, कि सेल इंजरी क्या होती है और अडेप्टेशन क्या होता है। बेसिक प्रिंसिपल, जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस क्या होती हैं वो हम जान लेते हैं। ये डेफिनेशंस आपको 2 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। तो फर्स्ट देखिए, सेल इंजरी क्या होती है, डिफाइन सेल इंजरी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अकर व्हेन सेल आर एक्सपोज टू, अगर कोई सेल एक्सपोज होती है या तो हार्मफुल स्टिमुलाई से लीडिंग टू इंपायर्ड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, इससे क्या होगा कि उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं सेल इंजरी। अडेप्टेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सेल रेस्पॉन्स टू स्ट्रेन, मतलब कि ये हमारी सेल है, यहां से कोई अटैक इस पे कर रहा है तो इसके अगेंस्ट में सेल हमारी फाइट करेगी ना, उसको बोलेंगे अडेप्टेशन। तो दिस प्रोसेस बाय विच सेल रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस एडजस्ट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू सर्वाइव, मतलब बचने के लिए जो भी चीजें करेगा सेल, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं अडेप्टेशन। ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस आप अच्छे से जानते हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा होम्योस्टेसिस क्या होता है। कुछ बॉडी कंडीशंस होती हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन होती हैं। द मेंटेनेंस ऑफ ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस, बेसिकली जैसे कि ब्लड शुगर का मैनेजमेंट होता है, ब्लड पीएच का मेंटेन होता है, तो ये सब कुछ होम्योस्टेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखिए, कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, कितने कंपोनेंट्स हैं और कितने टाइप के फीडबैक सिस्टम है। तो फीडबैक सिस्टम की मैकेनिज्म दैट रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब फीडबैक सिस्टम क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। बेसिकली इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम देखिए, काउंटर एक्ट चेंजेस स्टेबलाइजिंग द सिस्टम, जो सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा, जैसे एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाई चेंजेस, चेंजेस को एम्पलीफाई करेगा एंड ड्राइविंग प्रोसेस टू कंप्लीशन, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग जो प्रोसेस होती है वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है। अब कंपोनेंट देखिए, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, फैक्टर्स, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फीडबैक सिस्टम के अंदर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी क्या है। डिफरेंट कॉजेज हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट देखिए, फिजिकल एजेंट, जैसे ट्रोमा हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, रेडिएशन होता है, इसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। केमिकल एजेंट की वजह से हो सकती है, जैसे ड्रग है, टॉक्सिन है, अल्कोहल है, इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। बाकी बायोलॉजिकल एजेंट देखिए, वायरस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये भी सेल को अफेक्ट कर सकते हैं ना बेटा। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, या फिर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट या फिर किसी न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो भी सेल इंजरी कॉज कर सकता है। जेनेटिक फैक्टर, जैसे म्यूटेशन हो गया हो या फिर इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो गया हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया हो, उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। हाइपोक्सिया, मतलब कि सेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एस्केमिया, तो इसके कारण भी सेल इंजरी हो सकती है। इम्यून रिएक्शंस की वजह से, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, ऑटोइम्यून रिस्पांस होता है, इन्फ्लेमेशंस होते हैं, उनकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। दीज आर द
कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बेटा इसको। नेक्स्ट, पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। पैथोजेनेसिस मतलब कैसे क्या प्रोसेस होती है, कहां से स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। तो यहां बात हो रही है सेल इंजरी की, तो हम देखेंगे सेल इंजरी का पैथोजेनेसिस। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने वाली है, क्योंकि आउटर कवरिंग सबसे पहले अफेक्ट होती है। लॉस ऑफ इंटीग्रिटी लीड्स टू आयन इम्बैलेंस। इसमें क्या होगा, जब अटैक होगा इसके ऊपर या कोई ट्रोमा हुआ है, कोई हीट आया है, तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन्स डैमेज होगी, जिससे जो आयंस हैं वो लॉस हो जाएंगे, सेल के अंदर से इम्बैलेंस होगा और लॉस ऑफ सेलुलर फंक्शंस का लॉस हो जाएगा। कोजेस की बात करें तो फ्री रेडिकल्स इसका कोज हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकता है, इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से हो सकता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, ऑर्गेनेज होता है, तो बाद में डैमेज होगा, जिससे डिस्ट्रक्शन ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, लीडिंग टू एनर्जी फेलियर एंड नेक्रोसिस। एनर्जी नहीं मिल पाएगी सेल्स को, नेक्रोसिस होगा। एग्जांपल, हाइपोक्सिया की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से कोज होता है। हाइपोक्सिया में मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। राइबोसोम डैमेज होगा। राइबोसोम डैमेज होगा तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, क्योंकि बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम से ही होता है। लीडिंग टू लॉस ऑफ सेल फंक्शंस। प्रोटीन नहीं आएगा तो सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। कोज टॉक्सिन्स की वजह से, वायरल इंफेक्शंस की वजह से। न्यूक्लियर डैमेज हो सकता है, इसकी वजह से क्या होगा, अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल अफेक्टिंग सेल डिवीजन एंड फंक्शंस। कोज जैसे रेडिएशन है, फ्री रेडिकल्स का कोज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस हैं कि एक सेल इंजरी होती है तो सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनकी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। अट्रोपी क्या होता है, अट्रोपी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। हाइपर एट्रोपी, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया, एक ना एक की डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगी, ये गारंटी के साथ लिख लेना चाहिए आप, ठीक है। चलिए, एट्रोपी, डिक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू डिसयूज। सेल की साइज डिक्रीज होगी ड्यू टू सेल इंजरी, एजिंग होगी और रिड्यूस ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी, इसको बोलते हैं एट्रोपी। हाइपर एट्रोपी, इंक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड। साइज इंक्रीज होगी, यहाँ पे एट्रोपी में डिक्रीज हो रही थी, हाइपर एट्रोपी में इंक्रीज हो रही थी, जैसे मसल्स हाइपरट्रोफी है। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया में क्या है, इंक्रीज इन सेल नंबर, नंबर्स इंक्रीज होने वाले हैं, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे। इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स के अगेंस्ट में नंबर्स इंक्रीज होंगे, जैसे टिश्यू रीजनरेशन होता है। मेटाप्लेजिया, इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल। मान लीजिए कोई सुक्वामोस सेल है, वो दूसरी सेल में कन्वर्ट हो गई, तो वैसे होता है जैसे सुक्वामोस मेटाप्लाजिया इन लेंस ऑफ स्मोकर, चेंजेस हो जाती है, एक सेल दूसरी सेल के अंदर चेंज हो जाती है मेटाप्लाजिया के अंदर। डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होगा, अबनॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सेल। अबनॉर्मल ग्रोथ होगी सेल्स की और डेवलप होगी न्यू सेल्स, ऑफन ए प्रीकर्सर टू कैंसर। जैसे जो ट्यूमर्स क्रिएट होते हैं, एक के साथ एक बनते रहेंगे और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्प्लेजिया। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी मददगार होने वाला है। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये लेक्चर पूरा देखना होगा और इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, katariapharmacy.com के ऊपर। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट के नोट्स मिलने वाले हैं बेटा, तो जल्दी से जाइए वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। चलिए, बाकी रिवीजन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। टाइप ऑफ सेल इंजरी, डिफरेंट टाइप्स की सेल इंजरी होती है। सेल स्वेलिंग, हाइड्रोट्रोपिक चेंजेस होता है, इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्यू टू लॉस ऑफ आयन ग्रेडियंट। इसमें क्या होगा, जब आयन से रिमूव हो जाएंगे तो लॉस ऑफ वाटर होगा, मतलब आयन चले जाएंगे तो वाटर का एक्यूमुलेशन होगा, अपोजिट होगा। ऑफन सीन इन अर्ली स्टेज ऑफ इंजरी। इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशंस, बिल्डअप ऑफ सब्सटेंस विद इन सेल। सेल के अंदर क्या क्या बिल्ड हो जाएगा, जैसे लिपिड, फैटी लिवर डिजीज हो सकती है, प्रोटीन्स डिपॉजिट हो जाएगा इन कंडीशन लाइक अल्जाइमर डिजीज हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट हो जाएगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो सकती है, पिगमेंट डिपॉजिट हो जाएगा, बिलिरुबिन इन जॉन्डिस कोज हो सकता है। तो ये कुछ इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशंस हैं, याद रखना।
कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, कैल्शियम साल्ट इंक्रीज इन टिश्यू। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन दो टाइप का होता है, डिस्ट्रोफिक और मेटास्टैटिक। तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन देखिए अकर इन डैमेज और नेक्रोटिक टिश्यू, डैमेज और नेक्रोटिक टिश्यू के अंदर होता है। और मेटास्टैटिक बेसिकली अकर इन नॉर्मल टिश्यू ड्यू टू इवेलुएट ब्लड कैल्शियम लेवल। एंजाइम लीक, रिलीज ऑफ इंट्रासेल्युलर एंजाइम AST ALT CK into blood stream due to cell membrane damage इंडिकेटिंग सेल इंजरी और डेथ। मतलब लीकेज हो गया एंजाइम, सेल से लीकेज हो गया तो मतलब सेल डैमेज हो गई, या तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, या फिर सेल इंजरी हो गई, या फिर सेल डेड हो गई है। यही कारण हो सकता है एंजाइम लीकेज का। सेल डेथ, सेल डेथ को एक तरीके से नेक्रोसिस भी बोलते हैं। नेक्रोसिस में क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डेथ ड्यू टू इंजरी लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। और उसकी वजह से क्या होगा, जहां पे सेल डेड होगी वहां पे इन्फ्लामेशन होगा। एग्जांपल इन्फेक्शन और गैंग्रीन, ये कुछ डिजीज है जिसके अंदर बेसिकली नेक्रोसिस कोस होता है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस, कोगुलेटिव होता है, लिक्विफैक्टिव होता है, केसियस होता है, फेट एंड फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस होता है। डिफरेंट टाइप के नेक्रोसिस होते हैं। अगर हम इनको स्टडी करना चाहें तो सिलेबस के अंदर कर सकते हैं, बाकी ज्यादा डीपली नहीं जाना। अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। ये भी एक तरीके से सेल डेथ होता है, जैसे नेक्रोसिस होता है वैसे ही हमारा अपोप्टोसिस भी सेल डेथ होता है। ए कंट्रोल्ड प्रोसेस दैट डज नॉट कॉज इंफ्लेमेशन। इसके अंदर सेल डेड होगी लेकिन इंफ्लेमेशन नहीं होगा, जैसा कि नेक्रोसिस के अंदर हो रहा। तो ये डिफरेंस है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट और डैमेज सेल ये चीज होती है। तो नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस याद रखना, दोनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और डिटेल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, क्या डिफरेंस है, एक तो एसिड है एक है एल्कलाइन मतलब बेसिक है। तो एसिडोसिस क्या होगा, इसमें कंडीशन इन विच ब्लड पीएच ड्रॉप होगा। एसिडोसिस हो रहा है ना, कमी हो रही है किसी चीज की, तो बिलो 7.30 होगा, एक्सिस पीएच कम हो जाएगा। डिक्रीज मतलब एक्सिस H+ आयन आएंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा ना, पीएच 1 की तरफ आएगा, तो 7.35 से कम हो जाएगा एसिडोसिस के अंदर। और एल्कलोसिस के अंदर अपोजिट होगा, 7.45 से अबव चला जाएगा। तो बेसिकली एसिडोसिस 2 टाइप का होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, कोज बाय किडनी डिस्फंक्शन, लैक्टिक एसिड बिल्डअप और डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस, इनकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। बाकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोजेस बाय लंग्स डिजीज और हाइपोवेंटिलेशन, दोनों की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज हो सकता है। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग है। एल्कलोसिस, एल्कलोसिस की बात करें तो कंडीशन इन विच ब्लड पीएच क्या होगा, यहाँ पे राइज होगा, बढ़ेगा, 7.45 से ज्यादा हो जाएगा। एक्सिस HCO3 जो हमारे बेसिक आयन है वो बढ़ेंगे और लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होगा, पॉजिटिव जो हाइड्रोजन आयन। ये भी 2 टाइप का होता है। मेटाबॉलिक, इसमें कोज बाय एक्सेसिव वोमिटिंग, डायूरेटिक्स और एंटी एसिड यूज की वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कोज होता है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कोज बाय हाइपरवेंटिलेशन, एग्जांपल जैसे एंजाइटी एंड हाई एल्टीट्यूड की वजह से ये कोज होता है। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमन इम्बैलेंस है, उनकी वजह से कौन सी डिजीज होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर पोटेशियम का लेवल कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। अगर लेवल ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। अगर पोटेशियम का लेवल, सोडियम का था, पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरकैलेमिया, लीडिंग टू, जिसकी वजह से अरिथमिया कोज होता है। और कमी हो जाए पोटेशियम की तो उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया जैसे पोटेशियम लेवल लो होता है तो कोजिंग मसल्स वीकनेस कोज होती है। हाइपरकैल्सीमिया, हाई कैल्शियम लेवल ऑफन कोजेस बाय हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और कैंसर। हाइपोकैल्सीमिया, लो कैल्शियम लेवल कोजिंग मसल स्क्रैम एंड सीजर्स देखने को मिल सकते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर। कुछ बेसिक मैकेनिज्म होती है इंफ्लेमेशन और रिपेयर की जो प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंफ्लेमेशन क्या होता है। तो इंफ्लेमेशन इज बॉडी प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई, मतलब कि एक रेस्पॉन्स होता है, कोई हार्मफुल स्टिमुलाई आया हमारी बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट में
रेस्पॉन्स करती है इंफ्लामेशन करके। जैसे इन्फेक्शन होता है, क्यों होता है इन्फेक्शन, ये कोई साइट है, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस आया उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, ये होगा ना। तो वो क्यों होगा, क्योंकि वो रेस्पॉन्स कर रही है बॉडी इंजरी और टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में। इट एम टू रिमूव द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। इसका काम क्या होता है इन्फ्लामेशन का, कि कोई भी स्टिमुलाई आया है उसको वहां से हटाने का काम होता है, इसलिए इन्फ्लामेशन होता है। ये चीज आपको पता थी क्या, पहले से नहीं पता थी। रिपेयर डैमेज टिश्यू, जो डैमेज हुए ना टिश्यू, उनको रिपेयर करने के लिए इन्फ्लामेशन होता है, ये चीज याद रखना। एंड रीस्टोर नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस को रीस्टोर करने का काम होता है। जब प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगा तो हमारा इन्फ्लामेशन गायब हो जाएगा। वो कोई मेडिसिन से तो कम होता है, लेकिन वो एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस होती है, एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट में इन्फ्लामेशन होता है, तो वो ऑटोमेटिक भी कम हो जाएगा। अगर आप कोई मेडिसिन नहीं लोगे ना इन्फ्लामेशन की, अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली काम कर रही है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना रही है, तो वो इन्फ्लामेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कैन बी एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ रेस्पॉन्स। दो टाइप का हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ रेस्पॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, क्या साइन हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं 5 साइंस बेसिकली देखे गए हैं। रेडनेस हो सकती है, रेडनेस देखिए ना, जहां पे चोट लगती है, जलन होती है, जल जाता है किसी चीज, तो वहां पे रेडनेस सबसे पहले होती है ना। तो रेडनेस को बेसिकली लैंग्वेज क्या बोली जाती है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, रूबोर याद रखना है। कॉजेज बाय इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया, क्योंकि वहां पे जहां पे दिक्कत आई है वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा ना, ये चीज आप समझ सकते हैं। उसके बाद हीट, गरम फील होगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं केलोर। ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी, हीट सा फील होगा, गरम फील होगा। उसके बाद स्वेलिंग आएगी, उसके बाद इंफ्लामेशन होगा। स्वेलिंग को ट्यूमर बोलते हैं। कोजेस बाय, मतलब स्वेलिंग भी एक पार्ट है इंफ्लामेशन का, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तब वो फूलेगा, उसको बोलेंगे हम इंफ्लामेशन। तो वो स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, फ्लूइड जमा होगा, उसको एडेमा बोलते हैं। टिश्यू एडेमा होता है तो क्या होगा, फ्लूइड आएगा यहाँ पे, तो इंफ्लामेशन होगा। पेन होगा, जिसको बोलते हैं डोलो, ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल एंड सेंसिटाइज नर्व एंडिंग, सेंसिटिविटी होती है नर्व्स की, उसकी वजह से वहां पे पेन फील होगा। लॉसेज ऑफ फंक्शंस, सेल की जो है वो फंक्शंस लॉस होंगे ड्यू टू पेन एंड टिश्यू डैमेज की वजह से। यहाँ का लॉस मतलब जो सेंसेशन होता है ना वो खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं फंक्शियोलेसिया। ठीक है, ये कुछ साइंस थे इन्फ्लामेशन के, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन देखिए। सबसे पहले तो एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होते हैं। तो एक्यूट हमारा इमीडिएट होता है, शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स टू इंजरी एंड इन्फेक्शंस, characterized by edema, neutrophil infiltration and prominent vascular changes की वजह से ये होता है, ये याद रखना, एक्यूट डेफिनेशन पूछी जाती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन लॉन्ग टर्म होता है, persistent inflammation that may last for month और ईयर के लिए ये रह सकता है। समझ गए ना, अब कंपैरिजन कर सकते हैं आप इसके अंदर। characterized by lymphocyte and macrophage infiltration इसके अंदर होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस होता है। सप्रेटिव प्रूलेंट इन्फ्लामेशन, ये भी एक अदर टाइप है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पस, ऑफन कॉजेज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ये भी होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमस कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेज सीन इन क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ये देखा गया है। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। बात करें मैकेनिज्म ऑफ, देखिए जहां तक मुझे लग रहा है इन्फ्लामेशन का या तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 10 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यूनिट फर्स्ट से। अल्ट्रेशन, सबसे पहले क्या होगा, अल्ट्रेशन इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी एंड ब्लड फ्लो के अंदर अल्ट्रेशन होगा, जैसे वैसोडाइलेशन होगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, अकर इन वैसोडाइलेशन अकर इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ इंजरी कॉजिंग रेडनेस एंड हीट। इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स अलाउ प्रोटीन एंड इम्यून सेल, जैसे कि ल्यूकोसाइड है, टू मूव आउट ऑफ ब्लड स्ट्रीम इनटू टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग और एडेमा की वजह से ये इंक्रीज परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जहां पे चोट लगी है वहां पे फ्लूइड आएगा, वहां पे स्वेलिंग होगी, एडेमा होगा, तो उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी इंक्रीज होना।
माइग्रेशन ऑफ उसके बाद क्या होगी, जो हमारी डिफेंस सिस्टम है बॉडी का डब्ल्यूबीसी, वो वहां पे एंटर करेगी। देखिए कहीं पे भी कोई वारदात होती है तो क्या होता है, डिफेंस आता है ना, पुलिस आती है हमारी वहां पे, उसके बाद ही कोई प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे भी माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी होगा, ल्यूकोसाइट आएगा, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स पार्टिकुलरली न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज आएगी, आर अट्रैक्ट टू द साइट ऑफ इंजरी थ्रू कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। रोलिंग, ल्यूकोसाइट रोल अलोंग द ब्लड वेसल्स वॉल, जो ब्लड वेसल्स वॉल है उसके चारों तरफ रोल करेगी, मॉनिटरिंग करेगी। एडेशन, उसके बाद चिपक जाएगा वहां पे, ल्यूकोसाइट एडेड टू एंडोथेलियल माइग्रेट टू द वेसल्स, चिपक जाएगा। उसके बाद फैगोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी फिर क्या काम करेगी, जो बैक्टीरिया वायरस उनको खाने का काम करेगी, फैगोसाइटोसिस उसी प्रोसेस को बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी इनगल्फ एंड डाइजेस्ट पैथोजेंस, डेड सेल्स एंड नर्वस, डेड सेल्स को भी खा जाएगा पैथोजेंस के साथ साथ। ये काम होता है हमारे डिफेंस सिस्टम का, डब्ल्यूबीसी का। ठीक है। मीडिएटर ऑफ इंफ्लामेशंस, कौन कौन से मीडिएटर हैं जिनकी वजह से इंफ्लामेशन हमारा मतलब स्टार्ट होता है। फर्स्ट है वेसो एक्टिव एमीन, जैसे हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है। कोज वेसोडाइलेशन कोज करते हैं, इंक्लूड करते हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी की, जिसकी वजह से इंफ्लेमेशन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कोज करता है पेन, फीवर एंड वेस्टोडाइलेशन, जिसकी वजह से इंफ्लेमेशन होता है। ल्यूकोट्रिन क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं कीमोटैक्सिस, मतलब जो हमारी डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस में, वो आएगी यहाँ पे, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाएंगे। साइटोकाइनिन जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर है, रेगुलेट करेंगे इम्यून रेस्पॉन्स एंड प्रमोट करेंगे इंफ्लेमेशन को। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो पीएपी हमारा, इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इंफ्लेमेशन को इंड्यूस करेगा। यह है मीडिएटर ऑफ इंफ्लेमेशन। बात करें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग इन स्किन की, एक स्किन के अंदर अगर कोई चोट लग जाती है तो वो कैसे हील होती है, तो इसकी कुछ प्रोसेस होती हैं। स्टेज ऑफ वाउंड हीलिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स के लिए। सबसे पहले है हीमोस्टेसिस, इनिशियल फेज होती है, इसमें ऑटोमेटिक काम होता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है अगेंस्ट इंजरी इन्वॉल्विंग ब्लड क्लॉटिंग, वहां पे ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। वास्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। उसके बाद इंफ्लामेटरी फेज स्टार्ट होता है, इन्वॉल्व क्लीनिंग द वाउंड विथ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज, रिमूविंग पैथोजन एंड रेबिस, वहां पे इंफ्लामेशन होगा। डब्ल्यूबीसी आएगी, जो पैथोजेंस है उनको रिमूव करेगी, जो डेड सेल है उनको रिमूव करेगी, और कोई डेरविस है उसको रिमूव करने का काम करेगी, उसको क्लीन करेगी। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज होगी, उसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू का बनना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू, और इंक्लूडिंग एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगी, एंड कोलेजन का डिपोजिशन वहां पे हो जाएगा, वापस से रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैच्योरेशन फेज लास्ट फेज होती है, इसमें रीमॉडलिंग ऑफ वाउंड साइट, जो वाउंड साइट है जहां पे चोट लगी है वो रीमॉडल होगा, कोलेजन रीऑर्गेनाइज होगा, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टिश्यू, और जो भी वहां पे चोट आई है उसका जो भी वेस्ट ब्लड था वो बाहर की ओर निकल जाएगा, जो आपको दिखाई देता है, सूखा हुआ पपड़ी से निकल जाती है। फैक्टर कौन से अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे लोकल फैक्टर है इन्फेक्शन, ब्लड सप्लाइड, वाउंड साइज, ये अफेक्ट, अगर साइज ज्यादा है तो टाइम लगेगा। सिस्टमिक फैक्टर जैसे एज क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, डायबिटीज है या नहीं, इम्यून स्टेटस नहीं है, अगर डायबिटीज है पेशेंट को तो वाउंड हील होने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, चीज आप समझ सकते हैं, बेसिक है। चलिए अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो सबसे पहले जानते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस ये कोई हमारी ब्लड वेसल्स आर्टरी है, तो इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, ये हार्ड केक की तरह फॉर्म होगा, और धीरे धीरे हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फॉर्म होगा, और धीरे धीरे जमा होता हुआ यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे ब्लॉक आएगा तो क्या होगा, एंजाइना होगा, और इस डिपोजिशन को बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। याद रखना, डायग्राम भी बना देना। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस इज अ chronic inflammatory disease of arteries characterized by the accumulation of lipid, inflammatory cell and fibrous tissue within the arterial wall। याद रखना। स्टेज क्या होती हैं, सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होगी, डैमेज ऑफ एंडोथेलियल सेल ट्रिगर एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रेक। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी सेल को डैमेज करेंगे, उसके बाद वहां पे स्टार्ट हो जाएगी ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस। उसके बाद प्लग का फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे डिपोजिशन होगा, जैसे लिपिड, पार्टिकुलरली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारा मेन कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, वो अक्यूमुलेट होगा एंड आर ऑक्सीडाइज इन वॉल ऑफ
blood vessels that triggered an inflammatory response and attracting macrophage that ingest the oxidized LDL and form cells. प्लग ग्रोथ, धीरे धीरे ओवर टाइम के बाद द प्लग बिकम फाइब्रस एंड स्मूथ। ये आप अपने माइंड से लिख सकते हैं, ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप इच्छे से लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई शॉर्ट लेक्चर हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे लगभग चीजें हमारी कवर हो रही हैं। तो कंप्लीट देखना इस सेशन को। एंड स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेट होंगी फॉर्मिंग ए थिक फाइब्रस केप। हाउएवर द प्लग में बिकम अनस्टेबल रप्चर एंड केस थ्रोम्बस क्लोट का फॉर्मेशन होता है लास्ट स्टेज में, जहां पे होता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकता है। ठीक है, समझ गए। ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? नॉन मॉडिफाइएबल, एज है, जेनेटिक एंड जेंडर है, ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। मॉडिफाइएबल, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज एंड फिजिकल एक्टिविटी है। इनएक्टिविटी उनके अंदर सबसे ज्यादा एरेथ्रोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत रेयर हो गया है। ठीक है, चलिए यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा फर्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट से रिलेशन है। जो भी हार्ट रिलेटेड डिजीज होगी हमारी, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमें स्टडी करनी है। जैसे हाइपरटेंशन है, सीएचएफ है, ये सब कुछ इसके अंदर आती है, एंजाइना है। तो फर्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो इसको आप समझ सकते हैं डेफिनेशन, हाई ब्लड प्रेशर टिपिकली ग्रेटर देन 140 टू 90 mmHg। अब आप बोलोगे सर 120 टू 80 होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। गलत नहीं है, आज के टाइम यही हो गया है, बाकी नॉर्मल ये वैल्यू है, लेकिन आजकल अगर किसी का भी आप नॉर्मली चेक करेंगे तो इतना एवरेज आ जाता है, इसलिए यहाँ पे रखा गया। वैसे एक्यूरेट तो हमारा 120 और 80 ही होगा, क्योंकि वैल्यू तो वही है, वो फिक्स रहेगी। कॉजेस की बात करें तो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन, नो कॉज, कोई कॉज नहीं होता है, ऐसे ही हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू अदर कंडीशन लाइक किडनी डिजीज की वजह से हो सकता है, हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। तो 2 टाइप की हाइपरटेंशन होती है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जेनेटिक्स हो सकता है, एज फैक्टर हो सकता है, हाई साल्ट इंटेक, ऐसा कोई पेशेंट है जो साल्ट इंटेक ज्यादा करता है, उसके अंदर हो सकता है। ओबेसिटी, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देखिए स्ट्रेस की वजह से काफी बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज का भी कोर्स होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहना है, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, और भी काफी चीजें हैं। ठीक है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर एंड आई डैमेज, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफ स्टाइल चेंज करके डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि डाइट है, एक्सरसाइज है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले सकते हैं, मेडिकेशंस जैसे डाययूरेटिक्स है, ऐसे ही जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है। तो ये है हमारा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीएचएफ। सीएचएफ क्या होता है? कंडीशन वेयर हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। मतलब कि जो हमारा हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अगर वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? लीडिंग टू फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा हार्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वहां पे हार्ट फेल हो जाता है ब्लड को पंप करने से। कोजेस क्या हो सकते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, हाइपर कोरोनरी आर्टरी डिजीज समझते हैं ना, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस एक तरीके से कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। एंजाइना एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसकी वजह से सीएचएफ हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, हार्ट वाल डिजीज और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस की वजह से भी सीएचएफ हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटिग, स्वेलिंग ऑफ लेग एंड एब्डोमेन, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस, ये इसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट डाययूरेटिक्स यूज करके, एसी इनहिबिटर्स का यूज करके, बीटा ब्लॉकर, लाइफस्टाइल चेंज, इन सीवियर केसेस हार्ट ट्रांसप्लांट की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीएचएफ। छोटा छोटा हम देख रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में बन सकते हैं। एस्केमिक हार्ट डिजीज, बेसिकली एंजाइना को इसके अंदर फर्स्ट रखा गया है, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये
एस्केमिक हार्ट डिजीज इनको बोलते हैं। एंजाइना क्या होता है इसके अंदर, चेस्ट पेन होता है ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो। देखिए हमने अभी देखा था एरेथ्रोस्क्लेरोसिस जब कंप्लीट ये जमा हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा आगे, तो उससे क्या होगा, चेस्ट पेन होगा ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स यूजुअली कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, इस वजह से एंजाइना कोज होगा, चेस्ट पेन होगा। टाइप स्टेबल एंजाइना होता है अकर विद एक्सर्शन, अनस्टेबल एंजाइना होता है अकर एट रेस्ट और मोस्ट डेंजरस होता है अनस्टेबल एंजाइना। ट्रीटमेंट नाइट्रोग्लिसरीन जो इमरजेंसी ड्रग है वो रखनी होती है पेशेंट को, जो बेसिकली सबलिंगुअली ली जाती है, उसको तुरंत जब ऐसी दिक्कत हो, चेस्ट पेन हो तो तुरंत ले लेते हैं, जिससे फास्टली वैसोडाइलेशन होता है। बीटा ब्लॉकर्स का यूज कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और लाइफस्टाइल चेंज। देखिए मेन तो हमारी ये डिजीज कोज होती है लाइफस्टाइल की वजह से, सबसे ज्यादा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की जितनी भी डिजीज है ना वो लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। क्यों, तो हम दवाई लेने की जरूरत पड़े इससे पहले ही हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं, अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं, तो ठीक हो सकता है ये चीज, इसको मैनेज किया जा सकता है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, अकर व्हेन कोरोनरी आर्टरी इज कंप्लीटली ब्लॉक होगी तो हार्ट के पास ब्लड नहीं जाएगा, डिप्रीविंग द हार्ट मसल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि ब्लड से थ्रू ही जाती है ऑक्सीजन, कॉजिंग टिश्यू डेथ, जो हार्ट के टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगी, वो डेथ हो जाएगी, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शंस। सिम्टम्स सीवियर चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, नोजिया हो सकता है, स्वेटिंग आ सकती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन हार्ट अटैक के। ट्रीटमेंट इमीडिएट मेडिकेशन अटेंशन, जैसे थ्रोम्बोलाइटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंजियोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जैसे एस्प्रिन और स्टेटिन्स का यूज कर सकते हैं। चलिए एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, बिल्डअप ऑफ फैटी प्लग इन आर्टरीज लीडिंग टू नैरोइंग ऑफ पोटेंशियल ब्लॉक केस, ये हमने कंप्लीटली देख लिया है क्या होता है एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, स्मोकिंग, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से कोज होता है एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। ट्रीटमेंट क्या है, स्टेटिन्स मेडिसिन जो है उनका यूज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, सर्जरी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी भी की जाती है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके अंदर थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरी वाल, जो आर्टरी की वाल होती है वो हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, ऑफन सीन द एजिंग और क्रोनिक हाइपरटेंशन की को कोज करने का काम करती हैं। कॉम्प्लिकेशंस देखिए, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, लीडिंग टू स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी देखा हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए बच्चा, हम स्टडी करके आए हैं ये चीजें बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के अंदर, ह्यूमन एनाटॉमी, सॉरी इसी में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो है हमारा, सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी में हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ा है, लेकिन वहां पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने पढ़ी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजीज की। तो डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी सभी बच्चे जानते हैं। डेफिनेशन देखिए, क्रोनिक इन्फ्लामेट अस्थमा, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज दैट कॉजेस व्हीजिंग, जैसे साउंड आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, चेस्ट टाइट होगा एंड कफिंग होगा, ये होता है अस्थमा के अंदर, ये जेनेटिक भी होता है अस्थमा। कॉजेस एलर्जेंस की वजह से होता है, जैसे पॉलन है, डस्ट है, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, एक्सरसाइज इनकी वजह से कॉज होता है। मैकेनिज्म, इन्फ्लामेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल्स, जो ब्रोंकस होता है ना, जहां से हमारी, जिसको हम श्वास नली बोलते हैं, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, लीड टू एयरवे, सिकुड़ जाएगा, एयरवे में मतलब छोटा हो जाएगा। ट्रीटमेंट इनहेलर्स का यूज करते हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, अवॉइडिंग ट्रिगर्स, जो ट्रिगर्स एलर्जेंस है उनको अवॉइड करेंगे तो भी बचा जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी भी ली सकती है इसके अंदर अस्थमा के अंदर। चलिए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब एक तरीके से ग्रुप ऑफ डिजीज होता है लंग्स डिजीज, जैसे कि एम्फिसीमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, कॉजिंग एयरफॉल और लिमिटेशंस है, अस्थमा भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। क्यों होता है, स्मोकिंग सबसे ज्यादा कारण होता है सीओपीडी का, स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो भी हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो क्रोनिक कफ, स्पूटम प्रोडक्शन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। ट्रीटमेंट, स्मोकिंग छोड़ना होगा बिल्कुल कंप्लीटली, ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज कर सकते हैं, स्टेरॉइड, ऑक्सीजन थेरेपी ले सकते हैं, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। ये हो गया हमारा सीओपीडी। नेक्स्ट देखते हैं
रीनल सिस्टम, तो रीनल में एक्यूट रीनल सिस्टम होता है, क्रोनिक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट रीनल सिस्टम की। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है, इसमें सडन डिक्लाइन इन किडनी फंक्शंस। सडनली, कोई मतलब वो नहीं है, तुरंत कभी भी अचानक से किडनी फंक्शंस डिक्लाइन होंगे। यूजुअली रिवर्सिबल विद ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट देंगे तो वापस से कंटिन्यू हो जाएंगे। ये एक्यूट होता है, कोज डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मेडिकेशन जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है उसकी वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है। ये होता है एक्यूट रीनल फेलियर। सिम्टम्स देखें तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टोन है, स्टोन आ गया रास्ते में तो यूरिन बाहर की ओर नहीं आएगा। फ्लूइड रिटेंस होगा, इवेलुएट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिन लेवल बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट एड्रेस अंडरलाइन कोज, मतलब जिसकी वजह से ये चीज हुई है उसको ठीक करेंगे। जैसे डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है तो रिहाइड्रेशन साल्ट देंगे, इन्फेक्शन की वजह से आई है तो इन्फेक्शन को ठीक करेंगे, और किडनी स्टोन की वजह से आई है तो स्टोन को रिमूव करेंगे। तो मतलब कि एड्रेस अंडरलाइन कोज इसी को बोलते हैं। डायलिसिस इफ नेसेसरी, जब जरूरत पड़ेगी तो डायलिसिस भी कर सकते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर का। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनिक। क्रोनिक ग्रेजुअल होता है, इरिवर्सिबल होता है, लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस ओवर मंथ और ईयर, काफी लॉन्ग टर्म तक हो सकता है। कोज किसी डिजीज की वजह से, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इनकी वजह से बेसिकली क्रोनिक रीनल फेलियर कोज हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो फैटिक, स्वेलिंग, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ट्रीटमेंट डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है इसके अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइन कंजेशंस को मैनेज कर सकते हैं, डाइटरी चेंजेस किया जा सकता है पेशेंट के अंदर। तो ये है CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में है हेमेटोलॉजिकल डिजीज, मतलब ब्लड रिलेटेड डिजीज। सबसे पहले है आयरन डेफिशिएंसी। बच्चों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्ट है और आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एंड तक जरूर देखना। देखिए आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस से ये चीजें हैं तो कहीं ना कहीं तो आपकी मदद करेगी आपके रिवीजन में। मैं भी कुछ सोच समझ के आपके लिए ये सीरीज लेके आया हूं। तो बेटा वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज अभी मैं नहीं कर रहा हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 4 सालों से मैं अपने चैनल पे काम कर रहा हूं। तो एक लाइक बनता है और एक शेयर बनता है हमारे लिए, ठीक है, इतना कर दीजिए बस। अब देखिए हेमेटोलॉजिकल डिजीज की फर्स्ट डिजीज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। डेफिनेशंस देखिए, कंडीशंस वेयर देयर इज इनसफिशिएंट आयरन इन बॉडी ड्यू टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन लीडिंग टू रिड्यूस, क्या होगा, आयरन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी हीमोग्लोबिन की, क्योंकि हीमोग्लोबिन को भी क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, आयरन की। तो ये डिजीज कॉज होगी जिसको बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कॉजेज इनएडुकेट डाइटरी इंटेक, देखिए डाइट नहीं मिलेगी आयरन की हमें तो आयरन की पूर्ति कहां से होगी। ब्लड लॉस हो जाए जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसकी वजह से हो सकता है। पुअर एब्जॉर्प्शन हो बॉडी के अंदर, उसकी वजह से भी हो सकता है। इंक्रीज डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो जाए, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके अंदर डिमांड ज्यादा होती है आयरन की, तो वहां पे दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आयरन की कमी हो सकती है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। सिम्टम्स देखें तो फैटिक, थकान हो सकती है, पेलोर हो सकता है, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है। ट्रीटमेंट आयरन सप्लीमेंट यूज करेंगे, आयरन रिच फूड यूज करेंगे, जैसे रेड मीट है, स्पेनिश है। एड्रेसिंग द अंडरलाइन कोज, जिस वजह से कमी हुई है वो हम ठीक कर सकते हैं इसको। तो ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हेमेटोलॉजिकल डिजीज। नेक्स्ट मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी से हमारा मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। डेफिनेशन की बात करें, ए टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मली लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल। मतलब देखिए इसमें क्या होगा, जो रेड ब्लड है उसकी साइज चेंज हो जाएगी, वो लार्ज हो जाएगी अबनॉर्मली और इमेच्योर हो जाएगी, उसको मैग्लोब्लास्ट बोलते हैं। वो किसकी कमी से होता है, बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, पुअर डाइट, पर्नीशियस एनीमिया, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, पुअर डाइट, अल्कोहल यूज, इनकी वजह से ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी की साइज लार्ज हो जाती है और इमेच्योर रेड ब्लड सेल बनती है। कोजेस की बात करें तो विटामिन अभी बात कर ली। सिम्टम्स फैटिक, पेलोर हो गया,
और वीकनेस, ग्लोटाइटिस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं B12 डेफिशिएंसी से। ट्रीटमेंट, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट का यूज करके इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिकिल सेल एनीमिया। इसमें आरबीसी की साइज चेंज हो जाती है, मतलब अलग अलग साइज की आरबीसी फॉर्म होती है। A genetic disorder in which red blood cell becomes sickle cell leading to blockage of blood flow, pain and hemolysis। ब्लड फ्लो को ब्लॉक करने का काम करता है, पेन होगा, हेमोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सेल। कोज म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन में इसकी वजह से हो सकता है। इनहेरिटेड इन ऑटोसोमल रिसीवर, मतलब एक तरीके से ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, सॉरी ऑटो इम्यून नहीं है। सिम्टम्स की बात करें तो पेनफुल हो सकता है, सिक्ल सेल क्राइसिस, फैटिक हो सकता है, एनीमिया, ऑर्गन डैमेज ओवर टाइम। ट्रीटमेंट, पेन मैनेजमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, हाइड्रोक्सी यूरिया टू इंक्रीज फीटल हीमोग्लोबिन, बोन मेरो को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन, न्यू ब्लड का फॉर्मेशन हमारा बोन मेरो से होता है। नेक्स्ट थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की डेफिनेशन देखिए, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू एनीमिया, जिससे एनीमिया कॉज होता है, तो उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन को ये प्रोडक्शन को रोकता है। कॉज जेनेटिक म्यूटेशन इन अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, इनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज कॉज होती है। सिम्टम्स की बात करें, सीवियर एनीमिया, फैटिक, बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती है, ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चिलेशन थेरेपी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, हेरिडिटरी एक्वायर्ड एनीमिया, ये बेसिकली हेरिडिटरी एनीमिया बेसिकली पास डाउन थ्रू जीन, जैसे सिकिल एनीमिया है, थैलेसीमिया, ये हेरिडिटरी एनीमिया है। और एक्वायर्ड एनीमिया डेवलप ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, क्रोनिक डिजीज है, ब्लड लॉस इनकी वजह से होता है। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन कॉज, जैसे आयरन सप्लीमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर सीवियर केसेस, ये एड्रेस अंडरलाइन कॉजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण हीमोफीलिया कोज होता है। डेफिनेशन, ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इंपायर द ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट, क्लॉटिंग की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिससे एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज होती है। कॉज डेफिशिएंसी और इन क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे टिपिकली फैक्टर नंबर 8 है जिसको हीमोफीलिया ए बोलते हैं, और फैक्टर नंबर 9 हीमोफीलिया बी, इन दोनों फैक्टर की कमी से ये कॉज होता है। सिम्टम्स की बात करें तो इजी ब्रूसिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फॉर कट, कोई भी कट लगेगा वहां पे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी, और जॉइंट पेन हो सकता है, स्वेलिंग ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। ट्रीटमेंट, रिप्लेस ऑफ डिफिशिएंट क्लॉटिंग फैक्टर थ्रू रेगुलर इन्फ्यूजन, रिप्लेस करना होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स को। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज क्योंकि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। इंसुलिन कहाँ रिलीज होता है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे डायबिटीज मेलिटस की। डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू इंसुलिन डिस्फंक्शन। दो टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट एंड डायबिटीज। याद रखना 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन बन सकता है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स की वजह से होता है। और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट एंड इवेंचुअल पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, यहाँ पे मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है। सिम्टम्स, इंक्रीज थ्रस्ट, भूख लगेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, फैटिक होगा, ब्लड विजन होगा, स्लो हीलिंग होगी, कोई भी वाउंड हो जाएगा, घाव हो जाएगा, उसकी हीलिंग कम हो जाएगी। ट्रीटमेंट, इंसुलिन टाइप फर्स्ट के लिए इंसुलिन यूज होगा, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टाइप 2 के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जैसे मेटफॉर्मिन है, डाइट एक्सरसाइज को चेंज करना होगा। थायराइड डिजीज, थायराइड की कमी से और अधिकता से डिजीज होती हैं। कमी से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जैसे लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन लीडिंग टू फैटिक होगा, वेट गेन हो सकता है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की अधिकता, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन लीडिंग टू वेट लॉस हो सकता है, इंक्रीज हार्ट रेट, हीट टॉलरेंस, एंजाइटी एंड ट्रेमर। ग्रेविस डिजीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है कोजिंग हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म कोज करता है। हाशिमोटो थायराइड, इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है कोजिंग हाइपोथायरॉयडिज्म, इसकी वजह से थायराइड की कमी हो जाती है। ट्रीटमेंट, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करना होता है हाइपो के अंदर, और एंटी थायराइड ड्रग और रेडियो एक्टिव आयोडीन सर्जरी इन हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन के अंदर सबसे पहले पीसीओएस है, पॉलीसिस्टाइटिक ओवरी सिंड्रोम है, ए कंडीशन कॉजिंग इरेगुलर पीरियड होते हैं,
फीमेल के अंदर हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन सीक्रेट होंगे मेल के अंदर, एंड ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। हाइपोगोनेडिज्म, जो हमारा लो लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन इसके अंदर होने वाला है, जैसे गोनेड्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन इन मेल, एस्ट्रोजन इन फीमेल, इनका लेवल लो होगा, उसको बोलेंगे हाइपोगोनेडिज्म। लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक इनफर्टिलिटी हो सकता है, लो लिबिडो और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है इनकी वजह से। मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है? The natural decline of estrogen production in women, जो 50 एज के बाद ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाता है एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज हॉट फ्लैशेस, मूड चेंजेस एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बुढ़ापे में आप समझ सकते हैं कि जो बोन्स हैं उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज होता है, बेसिकली बर्थ कंट्रोल फॉर पीसीओएस एंड मेडिकेशंस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस यूज होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये। नर्वस सिस्टम, एपिलेप्सी न्यूरो मस्कुलर डिजीज होती है। डिफिनेशन है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर्स, इसके अंदर आएंगे पेशेंट के अंदर, कॉज्ड बाय अबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी पेशेंट की होने वाली है। टाइप, जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं, अफेक्ट बोथ साइड ऑफ ब्रेन, एंड फोकस सीजर्स होते हैं, अफेक्ट वन एरिया ऑफ ब्रेन। सिम्टम्स की बात करें तो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा पेशेंट के अंदर, सेंसरी डिस्टर्बेंस होगा, कोई सेंस फील नहीं होगा। ट्रीटमेंट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का यूज होगा, जैसे फेंटोइन है, वेल्प्रोइड है, सर्जरी इन सीवियर केसेस। याद रखना ये इतना सा नहीं है, ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, याद रखना। पार्किंसन डिजीज सेम एज हमारा एपिलेप्सी है। डेफिनेशन है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, कॉज्ड बाय लॉसेस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन ब्रेन, डोपामिन की कमी से ये बेसिकली होता है। सिम्टम्स, ट्रेमर्स होंगे, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट, पोस्चुरल इनएबिलिटी होगी, सफलिंग गेट। ट्रीटमेंट, लीवोडोपा जो डोपामिन प्रिकर्सर उसका यूज करके, डोपामिन एगोनिस्ट, फिजिकल थेरेपी से पार्किंसन डिजीज को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन के अंदर होता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। डेफिनेशन देखिए, ए मेडिकल इमरजेंसी वेयर ब्लड फ्लो टू पार्ट ऑफ ब्रेन इज इंटरप्टेड लीडिंग टू ब्रेन सेल डेथ, इसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। टाइप, एस्केमिक ड्यू टू ब्लड क्लॉट, कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, या हिमोरेजिक ड्यू टू ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर। सिम्टम्स की बात करें तो सडन वीकनेस, न्यूमनेस, कंफ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ये हो सकता है। ट्रीटमेंट, क्लॉटिंग बस ड्रग, जैसे एस्केमिक स्ट्रोक के अंदर क्लॉटिंग जो क्लॉट को पिघलाने वाली ड्रग्स देंगे। सर्जरी, हिमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर रिहैबिचुएशन, दोबारा से याद दिलाया जाएगा सारी चीजें पेशेंट को। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, अल्जाइमर डिजीज है, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। परसिस्टेंट फीलिंग होती है डिप्रेशन के अंदर, फॉर सैडनेस, होपलेसनेस फील करता है पेशेंट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। ट्रीटमेंट, एंटी डिप्रेसेंट और साइकोथेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस किया जाएगा। सिजोफ्रेनिया एक क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन हो सकता है। ट्रीटमेंट, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस यहाँ पे यूज होगी। अल्जाइमर डिजीज एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कॉजिंग मेमोरी लॉस इसके अंदर हो सकता है। कंफ्यूजन एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है। ट्रीटमेंट, कोलिनोस्ट्रेज इनहिबिटर, डोनेपेजिल, मेमेंटाइन, सपोर्टिव केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, तो पेप्टिक अल्सर मेन डिजीज होती है। डेफिनेशन देखिए, सॉर दैट डेवलप ऑन लाइनिंग ऑफ स्टोमक में सोर्स डेवलप होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ड्यू टू एसिड की वजह से होते हैं, तो एसिड को कम कर सकते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। कोजेस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस की वजह से, एक्सेसिव नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस और स्मोकिंग की वजह से हमारा पेप्टिक अल्सर कोज होता है। सिम्टम्स, बर्निंग स्टोमक पेन, ब्लॉटिंग हो सकता है, इंडाइजेशन और नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन ली जानी है इसके अंदर, ऑस्टो ब्लॉकर्स का यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक फॉर एच पायरोली इन्फेक्शन और एंटासिड का यूज करके पेप्टिक अल्सर को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में देखिए, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक लीवर डिजीज के अंदर हम लीवर डिजीज के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज की, आईबीडी की। तो ये क्या होता है? सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज है। इंफ्लामेशन इन कोलोन्स के अंदर इंफ्लामेशन होता है, एंड क्रोन डिजीज बेसिकली इसके अंदर कोज होता है। कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, किसी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ये अफेक्ट कर सकता है। कोजेस क्या हो सकते हैं? कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से कोज हो सकता है, इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शंस की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है।
अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये हमारा इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है। सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस, ब्लड इन स्टूल, फैटिक, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करेंगे, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, बायोलॉजिक, सर्जरी इन सीवियर केसेस रिक्वायरमेंट करती है। देखिए अगर कोई भी डिजीज है, अगर उसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता है ना, तो वो बड़ा रूप ले लेती है, ये समझ सकते हैं। आपको टाइम पे इलाज करवाना चाहिए। जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है? येलोविंग ऑफ स्किन एंड आईज ड्यू टू एक्सेसिव बिलीरुबिन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो कोज होता है जॉन्डिस, जिसके अंदर बेसिकली येलोइश स्किन होगी, नेल्स, आईज सभी येलोइश दिखेंगे। कोजेस लीवर डिजीज की वजह से हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, क्योंकि लीवर से ही चेंजेस होता है बिलीवर्डिन बिलीरुबिन के अंदर, और बेसिकली सॉरी बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के अंदर, और हिम अगर लीवर ही ठीक नहीं है तो ये चीजें कैसे होगी? हीमोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की वजह से हो सकता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी कोज हो सकता है जॉन्डिस। सिम्टम्स येलो स्किन, डार्क यूरिन, पैलेट स्टूल, ये कुछ सिम्टम्स हैं। टाइप्स की बात करें तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस कोज बाय एक्सेसिव रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन की वजह से कोज हो सकता है, प्री हेपेटिक इसको बोलते हैं। हेपेटिक मतलब कि कोज बाय लीवर डिस्फंक्शंस। पोस्ट हेपेटिक कोज बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो, कि बाइल फ्लो कर पा रहा है या नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें, डिपेंड ऑन अंडरलाइन कोज, किस वजह से कोज हुआ है उसको ठीक करना है, वही इसका ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस, तो बेसिकली 3 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, ए, बी, सी। तो ए देखिए कोज बाय हेपेटाइट ए वायरस, बी हमारा बी से कोज होता है, और सी हमारा सी से कोज हो सकता है। तो ट्रांसमिटेड वाया फूड एंड वाटर। सिम्टम्स देखें तो फैटिक, जॉन्डिस, अबनॉर्मल पेन और लॉस ऑफ हेपेटाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव केयर, वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन। हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट थ्रू ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी फैल सकता है हेपेटाइटिस बी। सिम्टम्स क्रॉनिक इंफेक्शन कैन लीड टू सिरोसिस और लीवर कैंसर हो सकता है। एंटीवायरल ड्रग जैसे टीनोफिवर है, वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन, ये यूज होती है हेपेटाइटिस बी के। हेपेटाइटिस सी वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। सिम्टम्स ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होता है बट कैन लीड टू क्रॉनिक लीवर डिजीज। ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग जैसे डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग इसके अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस डी कोज हेपेटाइटिस डी वायरस, रिक्वायर्ड को इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी वायरस। सिम्टम्स की बात करें, मोर सीवियर लीवर डैमेज व्हेन को इन्फेक्टेड विद एसबीवी, जो हेपेटाइटिस बी वायरस। ट्रीटमेंट की बात करें तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी सॉरी ई कोज बाय हेपेटाइटिस इजी है, आप देखिए सिम्टम्स लगभग सिमिलर होंगे इनके, है ना, ट्रांसमिटेड वाया कंटामिनेटेड वाटर, ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यही है ज्यादातर। सपोर्टिव केयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हेपेटाइटिस एफ लेस कॉमन स्ट्रेन होता है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल, सिम्टम्स नो वेल अंडरस्टूड, इसका कोई ज्यादा पता नहीं है, तो बाकी हमारे जो 5 हैं उनको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो डेफिनेशन देखिए, लीवर डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, इसकी वजह से फैटी लीवर भी हो सकता है, लीवर डैमेज भी हो सकता है। कोज क्रोनिक अल्कोहल अबूज की वजह से होता है, लीडिंग ऑफ फैटी लीवर, हेपेटाइटिस सिरोसिस की वजह से होता है। तो अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर कोई पीता है आपकी फैमिली में, आपका फादर और भी कोई है, तो प्लीज उनको प्रोटेक्ट कीजिए इस चीज से। आप समझदार हैं, आप इस चीज के बारे में जानते हैं, तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। अगर कोई करता है तो, नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है। सिम्टम्स फैटिक, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग, कंफ्यूजन हो सकते हैं। ट्रीटमेंट एब्स्टिटेंस फ्रॉम अल्कोहल, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मेडिकेशंस जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, लीवर ट्रांसप्लांट इन सीवियर केसेस हो सकता है, ठीक है। डिजीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स, सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद आता है गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, ये हैं डिजीज ऑफ जॉइंट एंड बोन। डेफिनेशन की बात करें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग बाय क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट लीडिंग टू पेन, स्टिफनेस एंड डिफॉर्मिटीज, ये इसकी डेफिनेशन। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए बेटा जिसकी डेफिनेशन आपको नहीं आए, क्योंकि 20 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं डेफिनेशन से, 10 डेफिनेशन पूछी जाएगी। कॉज जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ट्रिगर द इम्यून सिस्टम एंड अटैक जॉइंट। सिम्टम्स की बात करें, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस स्पेशली इन मॉर्निंग, फैटिक फीवर। ट्रीटमेंट डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, डीएमआरडी का यूज होता है इसके अंदर। बायोलॉजिक्स, एनएसएआईडी फॉर पेन,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी यूज होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत डेंजरस डिजीज होती है, बहुत पेन होता है जॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, ए कंडीशंस वेयर बोन बिकम वीक, इसके अंदर जो बोन है वीक होगी, इजीली ब्रेक हो सकती है, ब्रिटल हो जाती है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं। कोज एज की वजह से हो सकता है या हार्मोन चेंजेस की वजह से, जैसे मेनोपॉज एज आती है 50 अबव तो वहां पे भी हो सकता है। लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस कोज होता है। सिम्टम्स बैक पेन, लॉस ऑफ हाइट, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट, बिसफॉस्फोनेट, वेट बियरिंग एक्सरसाइज इसके अंदर ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाउट। गाउट में क्या होता है, जो बेसिकली यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है जॉइंट के अंदर, उसकी वजह से गाउट कोज होता है। टाइप ऑफ आर्थराइटिस कोज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट, मेन कारण है। कोज हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, ऑफन ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल, रेड मीट और सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से ये कोज हो सकता है। सिम्टम्स सीवियर जॉइंट पेन स्पेशली इन बिग टो, स्वेलिंग, रेडनेस इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी फॉर पेन रिलीफ, यूरिक एसिड लॉवरिंग मेडिकेशन जैसे एलोप्यूरिनोल है जो बेसिकली यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। डाइटरी चेंजेस ये करना होगा, ये गाउट के ट्रीटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैंसर क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो बाय टिश्यू 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमियास एंड लिम्फोमास। तो सार्कोमास में क्या होता है, कैंसर दैट अराइज फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स, याद रखना लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर कार्सिनोमास होते हैं। Sarcomas basically cancer that arise from connective tissue, bone and muscles. Leukemias, lymphomas basically cancer of blood and lymphatic system. याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। By locations identify cancer based on organ and systemic effect, colon cancer, liver cancer जो specific जहाँ पे कोज होता है उसके अकॉर्डिंग। Etiology basically genetic mutation होता है, changes in DNA and cause uncontrolled cell growth. कार्सिनोजेंस केमिकल रेडिएशंस एंड वायरस दैट कैन कॉज म्यूटेशंस, जैसे टोबैको स्मोक है, यूवी रेडिएशंस की वजह से कार्सिनोमास कॉज होते हैं। रिएक्शन रिस्क फैक्टर जैसे फैमिली हिस्ट्री इसकी वजह से हो सकता है। एज, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, लाइफस्टाइल चॉइस जैसे डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल यूज, इनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। याद रखना ज्यादातर जो टोबैको है, अल्कोहल, इनकी वजह से भी होता है। पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर अनकंट्रोल सेल का प्रोलिफरेशन होता है, अनकंट्रोल डिवाइड होती है सेल, म्यूटेशन इन जीन एंड रेगुलेट सेल साइकिल, एपोप्टोसिस जिसको बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेशन जीन, ऑन्कोजीन्स, एंजियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स सप्लाई न्यूट्रिएंट टू ट्यूमर, ट्यूमर को सप्लाई करने के लिए अलग से ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मेटास्टेसिस स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल थ्रू द पार्ट ऑफ बॉडी वाया ब्लड एंड लिम्फेटिक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी कैंसर सेल फैल जाती है, ऐसे पूरे बॉडी के अंदर कवर कर लेती है। इम्यून इवोशंस ट्यूमर सेल में एस्केप इम्यून सर्विलेंस, तो इम्यून सिस्टम की सर्विलेंस होती है, उससे बचता है ट्यूमर, इसलिए हमारा बॉडी का सिस्टम काम नहीं कर पाता। यूनिट 5 लास्ट इन्फेक्शनस डिजीज, सबसे पहले है मेनिंजाइटिस कोज बाय वायरल, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल, नेसरिसिया मेनिंजाइटिस फंगल इन्फेक्शंस की वजह से डिजीज कोज होती हैं। सिम्टम्स फीवर, हेडेक, स्टिफनेस, नेक, नोजिया, वोमिटिंग, कंफ्यूजन, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स का यूज करके, एंटीवायरल मेडिसिन, सपोर्टिव केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है मेनिंजाइटिस के अंदर। टाइफाइड कोज बाय साल्मोनेला टाइफी, एंट्रिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया की वजह से, मेन जो साल्मोनेला टाइफी है उसकी वजह से होता है। ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। सिम्टम्स हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, याद करनी है चीजें सारी, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लोक्सासिन वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन। लेप्रोसी हैंसेन डिजीज भी इसको बोलते हैं, कॉजेज बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया। सिम्टम्स स्किन लेजन इसके अंदर होता है, छिलाव होता है, नर्व डैमेज होती है, निम्बनेस होती है, मसल्स वीकनेस, डिफॉर्मिटीज होती है। ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड इंडिविजुअल्स। ट्रीटमेंट मल्टी ड्रग थेरेपी की वजह से किसे ठीक कर सकते हैं, जैसे रिपाम्सिन है, डेप्सोन है, क्लोफाजिमाइन है, ये लेप्रोसी में यूज होती है। ट्यूबरक्लोसिस कोज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इनमें से कुछ डिजीज देखने को मिलेगी कंबाइंड में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको साथ में दे दिया 5 मार्क्स के लिए। ट्रांसमिशन एयरब्रोन ड्रॉपलेट, कफिंग और स्नीजिंग से ट्रांसफर होता है। सिम्टम्स परसिस्टेंट कफ, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, चेस्ट पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक जैसे आइसोनियाजिड है, ये सब जानते हैं आप। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज मोस्ट बाय इकोलाई बैक्टीरिया, याद रखना इकोलाई की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज होता है। सिम्टम्स पेनफुल यूरिनेशन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, क्लाउडी यूरिन होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा।
ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स नाइट्रोफ्यूरॉन्टोइन, ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथोक्साजोल एंटीबायोटिक्स यहाँ पे यूज होगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सबसे पहले है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बेसिकली एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से कॉज होता है। ट्रांसमिटन ब्लड, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड, मदर टू चाइल्ड में ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स की बात करें तो फ्लू लाइक सिम्टम्स इनिशियली, लेटर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर जैसी चीजें इसके अंदर, मतलब एक तरीके से ग्रुप ऑफ डिजीज होता है, कंप्लीट बॉडी इन्फेक्टेड इसके अंदर होती है। इसको ट्रीट करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, ट्रीटमेंट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इसके अंदर यूज करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, बाकी इसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, सिफिलिस एक तरीके से एड्स की जैसे ही है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया की वजह से सपोज होता है। सिम्टम्स प्राइमरी पेनलेस सोर्स होंगे, बेसिकली जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं वहां पे। सेकेंडरी स्किन रेसेस होंगी, म्यूकस लेजन होगा। टर्सरी ऑर्गन डैमेज होंगे, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, इनको डैमेज करेगा। ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होता है। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन। नेक्स्ट है गोनोरिया, गोनेरिया भी सिफिलिस के जैसे है, नेसरीसिया गोनेरी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। सिम्टम्स पेनफुल यूरिनेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल्स, पेल्विक पेन हो सकता है। ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ट्रांसमिट होता है। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स सेपेट्राक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है इसके अंदर। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पैथोफिजियोलॉजी। अब हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। तो आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे भी हमारे ये लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे, और भी काफी चीजें एग्जाम रिलेटेड। मतलब अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको बी फार्मा 8 सेमेस्टर ईच एंड एवरी कोई भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी वो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल होगी। बी फार्मा 6 सेमेस्टर के अंदर अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाएंगे। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपके घर पे सर्टिफिकेट भिजवाएंगे कि आपने ट्रेनिंग की है। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हर चीज के लिए आपके लिए तैयार रहेंगे। फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, तो उससे भी आपको काफी मदद मिलने वाली है। चलिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।